सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले कुछ पार्ट्स पे कंप्लीट कर रखे हैं और इस चैप्टर के कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश जैसा आपको नाम से भी लग रहा होगा कि क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा की बात करें, भाई सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। इसकी जो दिशा होती है तल के लंबवत होती है। तल जैसा भी होगा, ये तल इसका इस तरह होगा तो इस तल के लंबवत इस तरह होगा, और यदि तल हमने इस तरह में ले लिया तो इसकी लंबवत इस तरह हो जाएगा। तो इसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। यदि तल हमने इस तरह लिया तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, हमने तल ऐसा लिया तो इस तरह हो गया, और यदि तल हमने नीचे की ओर लिया था तो इसकी दिशा नीचे की ओर इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात फोकस करिएगा क्योंकि आगे गॉस की प्रमेय में इसका यूज आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको हम कि क्षेत्रफल सदिश, सदिश डाल देते हैं इसको। क्षेत्रफल सदिश सदिश एक सदिश राशि है। इसकी दिशा तल के सदैव लंबवत होती है। सदैव लंबवत होती है। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो, दिशा तल के लंबवत होती है, सदैव तल के लंबवत होती है, इतना अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी फिगर की बात करें, फिगर चलिए एक बनाते हैं सिंगल। यदि इस तरह हमने एक ले लिया तल और इसका क्षेत्रफल तो जानते हैं ये हो जाएगा, ये हमने पॉइंट ले लिया, इसकी दिशा हमने ऊपर की ओर दिखा दिया। ठीक है, तो ये इसकी दिशा होगी। यदि इसको यहाँ पर मान लें एक अदिश कैप एन है, इसका फॉर्मूला बन के तैयार होता है वेक्टर ए इक्वल टू कैप एन इंटू। इसका फॉर्मूला कभी पूछता नहीं, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कैप एन जो होता है एक अंक सदिश और ये आपका होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और बाकी क्षेत्रफल सदिश है, वेक्टर लगा हुआ है, तो इसका हो गया फॉर्मूला। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। ये बहुत इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। पहले आपको वैद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा और इस वैद्युत क्षेत्र में आपको एक बंद आकार का पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये हमने एक पृष्ठ ले लिया, किसी भी साइड आकार का हो कोई दिक्कत नहीं है। ये पृष्ठ था और इस पृष्ठ से हम वैद्युत बल रेखाएं गुजारेंगे। ये वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इससे निकलेंगी, ऐसे जाएंगी बाहर की ओर, इस तरह निकलेंगी, इस तरह ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, तो आपको जो वैद्युत बल रेखाएं आपको दिख रही हैं, इन्हीं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जो आपको वैद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं, इन्हीं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसी बात को। वैद्युत क्षेत्र के भीतर और जितना भी आपका सिस्टम ये रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में होगा। वैद्युत क्षेत्र में होने की वजह से इससे इसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी पृष्ठ के तल, ये आपको पूरा पृष्ठ दिख रहा होगा और इस पृष्ठ का ये तल होता है, यही तो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतने में आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, फ्लक्स कहते हैं। और इसे हमने बताया आपको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई बोल दीजिए, फाई बोल दीजिए, एक ही बात है, से प्रदर्शित करते हैं। और ये फाई ई
वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहां से डॉट हम हटाएंगे तो यहां बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, हमने डॉट यहां हटा दिया तो डॉट हटाने के बाद यहाँ पर कॉस थीटा लग जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। डॉट को बोलते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको दिमाग पे रख लेना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इसका फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, और मात्रा की बात करें तो चलिए मात्रा भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप जानते हैं मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक बन गया न्यूटन। आप इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहां से इसका मात्रक भी आपका बन गया। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आपको चाहे वो क्षेत्रफल सदिश की हो या वैद्युत फ्लक्स की हो अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, गॉस की प्रमेय क्या होती है। चलिए समझते हैं। यदि किसी बंद आकार के पृष्ठ के भीतर, यदि किसी बंद आकार के पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q हो, तो हमने कोई बंद आकार का पृष्ठ ले लिया और इसके भीतर हमने Q आवेश रख दिया, तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है और इसे कहते हैं गॉस की प्रमेय। फिर से एक बार समझिए, यदि किसी बंद आकार के पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q हो, तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत बलेखाओं की संख्या आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो इसका एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाता है गॉस की प्रमेय की सहायता से। समझ में आ गया? तो चलिए इसी बात को लिखते हैं। यदि किसी बंद आकार के पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश Q हो तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है ना, आवेश का क्या 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और हमने आपको बताया था कि जो ε0 होता है वायु होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देख लें, वहां पर हमने बताया इसको। तो इसका फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया कि फाई ई बराबर हो जाएगा, इसका फाइनल लिख देते हैं यहाँ पर, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। और मात्रा की बात करें तो भाई वैद्युत फ्लक्स का था रही है, तो मात्रक भी आपका वही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको दिमाग रखिएगा। और इसका एक और फॉर्मूला आपको मिला था क्या, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इसके दो फॉर्मूले आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है, अब ये बात तो हमने जो बोली यहाँ पर फाई ई बराबर Q/ε0 गुना होता है कि नहीं होता, तो इसी का निगमन करने के लिए एग्जाम में देते हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं कि किस प्रकार फाई ई बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है इसका निगमन। ठीक है, अब निगमन किस प्रकार होगा, तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट का नाम रख दिया हमने O। इस पॉइंट पे हमने एक आवेश Q ले लिया, Q से हमने R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इतनी थ्योरी लिखते हैं जितना हमने फिगर में बनाया। माना बिंदु O पर एक आवेश Q रखा गया है, Q के वैद्युत क्षेत्र
अब यहाँ पर हमने आवेश रख दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने लिया क्या यहाँ पर, हमने एक बिंदु O लिया है, O पर हमने एक आवेश Q रख दिया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको पता ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये तो हो गया इसका मान, लेकिन दिशा की बात करें कि दिशा क्या होगी, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम प्लस Q आवेश रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश रख दिया, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये आवेश जो प्लस Q आवेश है इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगी। हमने बताया था कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा और जिस दिशा पर बल लगाएगा उसी दिशा पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस दिशा में बल लगाएगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर हो जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इतना हमारा काम हो गया, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P से होता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, और जो हम ये गोली गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं ये काल्पनिक होता है। तो बिंदु P से होता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच दिया हमने, ठीक है। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं, बिंदु O के चारों ओर Q के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। इसके बाद आपको गोली गॉसियन पृष्ठ पूरा दिख रहा होगा, तो इस पृष्ठ से हमें निकालना क्या था, हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना था। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ये पार्ट हम ले लिया, ये वाला, ठीक है, ये हमने एक पार्ट ले लिया। तो इस पार्ट से हम पहले निकालेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद जो भी उसकी वैल्यू निकल के आएगी उसका हम कर देंगे समाकलन। समाकलन करने में क्या होता है कि छोटी वैल्यू जो होती है वो बड़ी हो जाती है और अवकलन करने पर बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो चलिए अब करते, पहले इसकी थ्योरी थोड़ी लिख लेते हैं, उसके बाद इसका आगे समझते हैं सिस्टम कैसा होता है। चलिए जितना हमने बोले उतनी बात लिखते हैं। यहाँ पर बिंदु P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसको बोल देंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया गया है जिससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो वैद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, d∅ बराबर E डॉट वेक्टर dA। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पर जो आपने वैद्युत फ्लक्स लिया वो d क्यों ले लिया आगे, और जो क्षेत्रफल सदिश है उस पर आपने d क्यों ले लिया। इसलिए कि जो आपका d होता है इस छोटे से पार्ट के लिए होता है। जैसे आपका यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का था, तो भाई इसका जो एरिया वैद्युत फ्लक्स का होगा वो तो बड़ा ही होगा ना, तो वैद्युत बल लिखा है गुजरेंगी, बड़े गुजरेंगी, तो बड़े के लिए हम सिर्फ लेंगे फाई। और यदि छोटे एरिया की बात करें, छोटे से एरिया की, तो वहां पे वैद्युत बल की संख्या होगी वो छोटी होगी, इसलिए हमने वैद्युत फ्लक्स पे डी लगा दिया। समझ में आया ना।
कि वैद्युत फ्लक्स तो छोटा होगा क्योंकि छोटे से एरिया से वैद्युत बलेखाएं गुजरेंगी। तुमने हमने यहाँ पे d5 ले लिया। अब वेक्टर dA क्यों लिया कि उसके क्षेत्रफल, भाई ये क्षेत्रफल बड़ा है, हमने इसका छोटा सा टुकड़ा लिया है इसलिए हमने यहाँ पर dA लिया है। तो d क्या डिनोट करता है, छोटे से पार्ट को। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, d5 बराबर, हम डॉट यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा EDA cos थीटा, डॉट हटेगा cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा, थीटा की वैल्यू पता करनी होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो क्षेत्रफल सदिश के लिए अभी हमने बताया था आपको कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो तल के अभिलंबवत होती है, लंबवत होती है। तो तल तो आपको ये दिख रहा होगा, तो इस तल के लंबवत ऊपर तो हो नहीं जाएगा ना, तल इसका इस साइड पे है तो तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा ना। तो जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी ये इस दिशा की ओर हो जाएगी। जिस दिशा पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा पे क्षेत्रफल की दिशा भी हो जाएगी। मतलब दोनों की जो दिशा हो गई वो समान हो गई, एक ही दिशा में दोनों हो गए। और यदि दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं तो क्या कोई कोण बनता है क्या, कोई कोण नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं थीटा बराबर 0। ये दिमाग में रखिएगा, कभी कभी स्कूल में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 क्यों लिया गया। तो आप बता देना कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्षेत्रफल दिशा के एक समान है, मतलब दोनों की जो दिशा है एक ही दिशा है दोनों की, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर हमने 0 ले लिया। तो यहाँ पर रख देंगे हम d5 EDA cos 0, और cos 0 वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो हो जाएगा EDA d5 तो ये निकल के आ गया। यदि आप यहाँ पर रीजन लिखना चाहते हो रीजन लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वेक्टर dA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है। अब हमने बताया था कि ये तो हमने निकाला एक छोटे से पार्ट के लिए, हमें तो चाहिए भाई पूरे से। हमने अब इसके पहले गॉस के प्रमेय जो लिया फाई ई बराबर हमने लिया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे पार्ट के लिए था ना। हमने अभी निकाला छोटे से पार्ट के लिए, तो छोटे को बड़ा करने के लिए हम समाकलन कर देते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अतः संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का समाकलन करेंगे। बंद समाकलन d5 बंद समाकलन EDA। अब यहाँ पर बंद समाकलन क्यों किया, क्योंकि जो हमने एरिया लिया है वो बंद है, गोली है ना, तो इसलिए बंद लिया है, इसलिए हम इसका बंद समाकलन किए हैं। अब हमने बताया भी कि बंद समाकलन करने पे छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो d5 यहाँ पर छोटा है, अब ये हो जाएगा बड़ा, तो हो जाएगा 5। भाई वैद्युत क्षेत्र वो तो बड़े ही एरिया का होता है, इसका समाकलन होगा नहीं, ये बाहर निकल आएगा। अब एक DA की बात करें तो DA भी है छोटा, अब ये हो जाएगा बड़ा, तो हो जाएगा 5 बराबर EA। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद प्लस लिख देते हैं नीचे 5 बराबर, 5 तो निकाल लेना। E का मान समीकरण नंबर 1 पे हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एक ही बात करें तो यहाँ पर एरिया कैसा है हमारा, गोली गॉसियन पृष्ठ ना, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा हमने कैसा का लिया है, यहाँ पर गोली लिया है ना, तो गोला होने की वजह से इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 बराबर निकल के आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमने बताया था ना अभी गॉस की प्रमेय में, यही सिद्ध करना था ना हमें। क्या ले सकते हैं, इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर की भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा, आप नहीं भी लेंगे वो भी चलेगा। तो आपको जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय तथा निगमन अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले याद रखिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।